शाम 5 बजे सागर को यह आदेश दिया गया कि वो विजय विक्रम सिंह का इंटरव्यू करे। हमें कुछ और सैंपल सुनना है। अच्छा लगा मुझे ये सुन करके। जिद चांद को मुट्ठी में करने की, लेकिन माँ के आंचल तले बातों बातों में बहल जाना। अगर ये सब बचपना है तो काश हम बच्चे ही रह गए होते। 6 साल तक लगातार शराब में डूबे हुए, और उस बीच में कैट भी दिया, बीएचयू में एडमिशन हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करने लगे। ऐसी बीमारी में छोटा सा जुकाम भी जानलेवा होता है। मुझे तो निमोनिया हो गया। मैं उस रात मैंने मौत को यहाँ से एकदम नजदीक देखा है। सांस नहीं आ रही है, एक पॉइंट के बाद ना आप नहीं आ रही है, मास्क ऑक्सीजन मास्क लगा फुल पे है, नहीं आ रही है। मतलब मेरे शब्द थे मम्मी अब खत्म, अब सब खत्म। बड़ी सारी बातें आती हैं मौत को लेकर कि जब मौत आती है तो फ्लैश की तरह लाइफ सामने से गुजरती है, ये होता है घंटा कुछ नहीं होता। मतलब मौत में कोई ग्लैमर नहीं है, सिर्फ खौफ है। और उस खौफ में जानते हैं मुझे क्या हुआ? सूसू और पॉटी बिना मेरे कंट्रोल के, मैं चाह के भी रोक नहीं पा रहा। ये फैमिली मैन सीजन 2 में सीजन 1, सीजन 2 और अब सीजन 3 की शूट कर रहे हैं हम। कितना पैसा कमाया जा सकता है? मतलब पहला वाला आपसे पूछूंगा, बाद वाला नहीं। पहला जब डांस इंडिया में आपको मौका मिला तो उस वक्त क्या फीस? क्या ऐसा भी होता है कि कंट्रोवर्सी को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है? भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में जो आप आवाज़ लगातार सुनते रहते हैं, आज उन्हीं आवाज़ वाले शख्सियत के साथ हम बैठे हैं और बहुत सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं विजय जी के साथ। सो विजय जी, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ। हाँ। हम लोग की जो बातचीत हो रही थी कि 2 आवाज़ें हैं बिग बॉस में और मैं दूसरी आवाज़ हूँ। मैं अब इसलिए ये बात कहने लगा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। लोग मुझे बिग बॉस की आवाज़ समझने लगे। मैं बिग बॉस में आवाज़ देता हूँ, ये सत्य है, लेकिन शो में 2 आवाज़ें। पहली आवाज़ या आवाज़ इंसान की है, मशीन की, मैं नहीं जानता। ठीक है। लेकिन जो शख्स जो आवाज़ कंटेस्टेंट से बात करती है वो एक आवाज़ है, और एक आवाज़ ऑडियंस से बात करती है। शाम 5 बजे सागर को यह आदेश दिया गया कि वो विजय विक्रम सिंह का इंटरव्यू करे। तो ये जो आवाज़ है जो दर्शकों से बात करती है वो मेरी आवाज़ है। आगे देखिए, कल देखिए, या टास्क एक्सप्लेन करना, या पहले शो में एक अंत में एक फलसफे के साथ छोड़ के जाते थे ऑडियंस को, वो मेरी आवाज़ है। ओके। हमें कुछ और सैंपल सुनना है। अच्छा लगा मुझे ये सुन करके। तो ये तो एक शो है जो मैं करता हूँ आवाज़ का। इसके अलावा इतने रियलिटी शो मैं अपनी आवाज़ दी है कि देयर इज नो काउंट टू इट नाउ, और लोगों को ये पता ही नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं पता। आप अगर इंडियन आइडल देखते हैं, आप अगर सुपरस्टार सिंगर देखते हैं, आप अगर डांस इंडिया डांस देखते हैं, आप अगर खतरों के खिलाड़ी देखते हैं, इन सब शोज में भी एक आवाज़ आती है जो आवाज़ आपको एपिसोड के शुरुआत में बताती है कि आज एपिसोड में क्या होगा। खतरों के खिलाड़ी में आज देखिए होगी किसी की इंडिया वापसी, या फिर इंडियन, जैसे कपिल शर्मा जब सोनी पर आते थे कपिल, तो उनके जो ख़ास एपिसोड्स होते थे उसके अगर कोई ख़ास गेस्ट आ रहा है तो उनको इंट्रोड्यूस मैं करता था। कोई ख़ास अगर जैसे राजू श्रीवास्तव जी पर उन्होंने श्रद्धांजलि एपिसोड किया था, तो राजू श्रीवास्तव जी की पूरी एवी वो मैंने वॉइस करी थी कपिल जी के लिए। ओके। सुपरस्टार इंडियाज़ बेस्ट डांसर में कपिल शर्मा आए थे अपनी फिल्म प्रमोट करने, तो उनकी जर्नी, तो ऐसे कई सारे शोज़ जिसमें एक्टर्स डायरेक्टर्स आते हैं, उनकी जर्नी। शाहरुख खान साहब की जर्नी मैंने 3 बार नरेट करी है अलग अलग शोज़ के लिए। एक बार डांस प्लस के लिए करी है, एक बार किसी और शो के लिए करी है। तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ में मैं अपनी आवाज़ देता रहता हूँ। और अलग अलग आवाज़, जैसे भी अब आपने जो बोला, ये बिग बॉस वाला थोड़ा अलग था। जी। और ये खतरों के खिलाड़ी वाला थोड़ा अलग था। बिल्कुल अलग था। कपिल शर्मा को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मैं वो आपको वीडियो भी भेज दूंगा। तो कपिल की जर्नी जब मैं कर रहा था तो कुछ इस तरह, जैसे मैं एक और आपको सुनाता हूँ। डांस इंडिया डांस एक शो आता था, उसका एक बच्चों का वर्जन आता था, DID लिटिल मास्टर्स। उसका जो पहला सीज़न था उसकी ओपनिंग थी कि जेब में रखे 2 पैसों के बदले सारे जहां को तोलना, कागज़ की कश्ती में आसमान को पार करना, जिद चांद को मुट्ठी में करने की, लेकिन माँ के आंचल तले बातों बातों में बहल जाना। अगर ये सब बचपना है तो काश हम बच्चे ही रह गए होते। तो इस तरह की जो आवाज़ आप सुनते हैं रियलिटी शोज़ में, वो भी मेरी आवाज़ है। इट इज़ जस्ट दैट
कि ये एक जो शो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ गया है वो क्योंकि साल के इतने महीने आता है, पहले 3.5 महीने आता था, अब OTT भी आता है तो 1.5 महीने और जोड़ लीजिए तो 6 तकरीबन 5 महीने उसमें आवाज़ आती है। और मोस्ट प्रोमिनेंटली दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे, अब उस पर लोगों ने रील्स भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो उस वजह से शायद मेरी पहचान उससे जुड़ गई है। और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने सुना मिर्ज़ापुर से भी कोई कनेक्शन है आपका? द शो मिर्ज़ापुर? हाँ। मिर्ज़ापुर मेरे अभिनय जीवन का दूसरा शो था। ये कैसे? सीज़न 2 जब बन रहा था उसका, फैमिली मैन सीज़न 1 में मैंने काम किया था, वो मेरा पहला शो था एज एन एक्टर। 2000 एज एन एक्टर? एज एन एक्टर। ओके जी, मैं अभिनय भी करने लगा हूँ। और जिस तरह से आप मेरी आवाज़ जगह जगह आप सुनते हैं, बहुत वो समय दूर नहीं जब आप मुझे बहुत ज़्यादा जगह देखेंगे। ये फैमिली मैन सीज़न 2 में? सीज़न 1, सीज़न 2 और अब सीज़न 3 की शूट कर रहे हैं हम लोग। मैं शायद भूल रहा हूँ, कौन सा कैरेक्टर था उसमें? एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अजीत, जो मनोज वाजपेयी जी जिस यूनिट का हिस्सा हैं उसका नाम है टास्क, थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलेंस सेल, जो कुछ रॉ पे बेस्ड है। तो वो उसके फील्ड एजेंट हैं, मैं उसका टेक एक्सपर्ट हूँ। ओके। तो उनको जब भी फ़ोन टैप कराने होते हैं, जब भी सर्वेलेंस करना होता है, तो वो मेरे पास आते हैं या मेरी टीम के पास जाते हैं। ओके। सीज़न 2 में मैं भी फील्ड पे गया उनके साथ, साजिद करके एक टेररिस्ट था, उस कैरेक्टर था, उसको मैंने और उन्होंने मिल के मारा था। ओके। और अब सीज़न 3 में वापस मैं सर्वेलेंस कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक का सबसे मज़ेदार रोल अभी हाल में रिलीज़ हुआ अनदेखी 3 सोनी लिव पर, उसमें मैंने एक वकील का किरदार प्ले किया है। एक ऐसा वकील जो करप्ट है, जो किसी भी हालत में अपना केस जीतना चाहता है। तो अगर अनदेखी आपने देखा होगा या जिसने भी देखा होगा, वो अटवाल से बहुत फेमिलियर होंगे। अटवाल फैमिली है बेसिकली एक, जिस पर वो शो पूरा आधारित है, और किस तरह से क्राइम भी कर रहे हैं वो लोग और बच भी रहे हैं, तो उनको मैं बचा रहा हूँ। ओके। एक फिल्म की शूट ख़त्म करी अभी मैंने विकी कौशल के साथ, वो अगले साल रिलीज़ होगी। ओके। तो ये वॉइस आर्टिस्ट से अब एज एन एक्टर, बट उसके पीछे की कहानी क्या है? वॉइस आर्टिस्ट से पहले भी एक कहानी है। वॉइस आर्टिस्ट से पहले कहानी है MBA की। मैं आई एम एन MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस विद 5.5 years कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। अच्छा। नौकरी करते हुए ये एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ है और मैं आवाज़ से कुछ कर सकता हूँ। मुझे कोई इसका इल्म नहीं था। मैं बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ अपनी नौकरी में, और बॉम्बे में किसी ने मुझसे कहा आपकी आवाज़ अच्छी है। मैंने कहा मैं नहीं गा नहीं पाता हूँ मैं। बोले नहीं साहब, गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। अच्छा। और उस समय मेरी उम्र थी 29 साल, 29 years। तो आपका जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, ये कहानी मैं इसलिए भी बार बार बताता हूँ कि अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे 29 साल की उम्र में पता चला कि मेरी आवाज़ है जिससे मैं एक करियर बना सकता हूँ। फिर मैंने उस पर काम किया 3 साल। 32 साल की उम्र में मैंने नौकरी छोड़कर वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया। आपने बोला मुझे पता चला, ये कैसे पता चला? किसी ने कहा आपकी आवाज़ अच्छी है। मैंने कहा मैं गा नहीं पाता। बोले अरे नहीं, गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैंने क्या होता है? डेस्टिनी, ईश्वर का हाथ। क्योंकि जब मैंने ये कहा कि मैं गा नहीं पाता हूँ, तो उन्होंने कहा अभी बहुत कुछ होता है। तो मैंने कहा क्या होता है? तो दैट फीमेल टुक मी टू अ स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो नेक्स्ट डे, टू शो मी कि भाई ये आवाज़ के साथ ये सब भी होता है। कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें ये करने की। शायद ईश्वर ने उन्हें ज़रिया बना के भेजा था। वो फीमेल आपकी ज़िंदगी में पहले नहीं थी? नहीं, वो बस उसी के लिए आई थी। उसके बाद से हमारा संपर्क टूट गया। उसके 9 साल बाद मैं उनसे मिला और मैंने मतलब साक्षात प्रणाम किया उनको कि साहब आपने हमारी लाइफ बदल दी। उनको इल्म ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो मतलब आप मानते हो कि भगवान भी मैसेंजर्स भेजते हैं, वो शायद हो सकता है वन ऑफ द मैसेंजर? अरे बिल्कुल, मैं तो ईश्वर और ईश्वरी शक्ति में बहुत विश्वास रखता हूँ, और वो अलग अलग समय पर अपने संदेश आपको अलग अलग रूप में भेजते रहते हैं। मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूँ, और संदेश भेजते हैं इस बात का भी मैं प्रमाण हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा फेज था 6 साल का जो बहुत ही बुरा था, जहाँ पर उन्होंने कई बार रास्ता दिखाने की कोशिश करी और मैंने नहीं देखा।
और फिर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा झटका दिया, थैंकफुली। वो फेज के बारे में हम डिटेल में जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिगनिंग से। ज़रूर। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर में पला बड़ा। बचपन से ही ख्वाहिश थी फौज में जाने की, ख्वाहिश थी, रास्ता नहीं पता था। और इतनी ख्वाहिश इसलिए भी डेवलप हो गई कि बाबा जी हमारे डिफेंस से रिलेटेड थे, डिफेंस में थे, नॉट इन द आर्मी बट DMSRD में थे, डिफेंस मटेरियल रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो वो उनका बड़ा मन था कि ये बेटा हमारा, ये पोता हमारा फौज में जाए। तो हमें बचपन से ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाते थे। अच्छा, ओके। तो जब बचपन से दिमाग में बैठा रहा कि फौज में जाएंगे, फौज में जाएंगे, फौज में जाएंगे, और वो लाइफ भी मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। लेकिन उसकी तैयारी कैसे करनी है, मुझे लगा इट्स ऑल अबाउट द एक्सटीरियर। तो फिटनेस पे और खेल कूद में मेरा बड़ा रुझान था। ये नहीं सोचा कभी कि उसका ज़रिया क्या हो सकता है। ज़रिया होता है सैनिक स्कूल, ज़रूर एक ज़रिया था जहाँ मैंने कोशिश करी जब मैं 6th या 7th में था। नहीं हुआ सैनिक स्कूल में एडमिशन मेरा। पर उसके बाद दूसरा जो रास्ता है वो है या तो NDA या IMA। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा कि NDA में मुझे एडमिशन लेना है, फौज में जाना है का इतना मन है, तो मुझे मेरी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। तो 10th 11th 12th में मुझे मैथ्स लेनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं किया। मैंने बायोलॉजी ली, क्योंकि फौज में तो हो ही जाएगा मेरा, वो तो मेरी शक्ल देख के बुला लेंगे मुझे। खैर NDA में नहीं हुआ मेरा। पर दूसरा एंट्री होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, विच इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैंने CDS लिखा, मेरा सिलेक्शन हो गया। और आर्मी का जो इंटरव्यू होता है वो 5 दिन का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। पहली SSB कॉल आई 1999 में बेंगलोर, और तब मेरे दिमाग में था बस अब बन गए, वहाँ जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं, वो वहीं पर मुझे कह दें कि हाँ। मतलब इस तरह का पागलपन, इस तरह का। ये कॉन्फिडेंस होने की वजह क्या थी? ये कॉन्फिडेंस होने की वजह थी बेवकूफ़ी। अच्छा। कभी कभी इग्नोरेंस जो है ना, वो आपके अंदर एक गलत तरह का कॉन्फिडेंस भर देता है। तो वो इग्नोरेंस था और कुछ नहीं थी। मतलब इग्नोरेंस किस तरह की? प्रैक्टिस के लिए? इग्नोरेंस की हर चीज़ एक प्रोसेस से हो, मतलब आप कहीं भी पहुंचते हैं एक प्रोसेस से होकर पहुंचते हैं। तो मैं एंड गोल देख रहा था, प्रोसेस को पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके। ये प्रोसेस है भाई। मतलब क्या क्या चीज़ें तैयारी के लिए चाहिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए, वो सब अवॉइड करके जस्ट हाँ उधर जाना है। उधर जाना है। वो लाइफ, वो ग्लैमर मेरे लिए ग्लैमर था, यूनिफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ा ग्लैमर था। तो खैर पहुँचे, 5 दिन चला प्रोसेस। 5वें दिन रिजल्ट अनाउंस हुए और मेरा नाम नहीं था। तो 17-18 साल से जो सपने देखे थे वो टूटते चले गए, एकदम छिन्न भिन्न हो गए, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं करूं क्या, हाउ टू डील विद इट। सो प्रॉब्लम वाज नॉट दैट आई फेल्ड, प्रॉब्लम वाज दैट आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल दैट फेलियर। और वो उसके बाद के 6 साल ने मुझे सिखाया कि लाइफ में आप कितना आगे जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में असफलताओं को कितनी अच्छी तरह से लेते हैं। गीता में ही कहा है कि फेलियर कैन मेक यू बिटर और बेटर, मेक यू बिटर एंड बेटर, बिटर और बेटर। ओके। अनफॉर्चुनेटली माई फेलियर मेड मी बिटर एट दैट टाइम। उस बिटरनेस ने मुझे डिप्रेशन में धकेल दिया, क्योंकि आपने कुछ अपने लिए सोचा और इतने सालों तक सोचा, वो नहीं हुआ। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, और आज मैं ये कह सकता हूँ विद सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, शायद मैं फौज में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेंटली वीक था मैं। वो कभी भी रीज़न नहीं देते हैं आपको कि क्यों आप रिजेक्ट हुए, और ना ही कोई ऐसा पेपर है कि आप कहें अरे मेरा मैथ्स ख़राब हो गया, ये वो लोग कहते हैं कि मेरा ये ख़राब हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा, पर दैट्स ऑल स्पेकुलेशन। ओके। उसका कोई मायने नहीं है। आप क्यों रिजेक्ट होते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं, और उसको आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, उस पर आप गैस नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है, और उसमें इतने सारे लेयर्स होते हैं कि उनको आप समझ पाएँ ये बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ SSB। ये किस तरह का टेस्ट होता है? उसमें बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट आपकी साइकोलॉजी को एनालाइज करते हैं कि किस तरह की साइकोलॉजी है आपकी। अलग अलग तरह की सिचुएशंस दी जाती हैं, एक ही चीज़ को कई अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, ओके, ताकि आपकी एग्जैक्ट साइकोलॉजी पता चले उन्हें, ओके, कि आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करोगे।
मेंटल टफनेस भी चेक होता है उसी तरह से। फिजिकल टफनेस और वो सब तो चेक होता ही है। फिजिकल, चलिए फिजिकल जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप बता सकते हो कि यार मैं ठीक से नहीं कर पाया, पर शायद वो देखते भी नहीं है कि आप ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि व्हाट दे असेस इज हाउ वेल यू आर ट्राइंग एंड हाउ यू आर गेटिंग आउट ऑफ सिचुएशंस। पर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें आप क्या करते हो इसका आप सिर्फ वाइल्ड गेस कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं आपकी रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए। वो आपकी मेंटल मेकअप को बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर निकाल के उन सवालों के ज़रिए रख देंगे। जैसे तो कुछ सवाल हम बहुत सिंपल सवाल होते हैं। आप जा रहे हो गाड़ी में और कुछ ऐसा हो जाता है, आपकी मम्मी हैं आप और आप हो तो आप किसको बचाओगे? ठीक है, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो आप क्या करोगे? अब आपको लगेगा कि अब ये सवाल मैंने आपको बता दिया, जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो इस तरह के प्रिपरेशन करके आता है कि इस तरह का सवाल आएगा तो हम ये जवाब लिख देंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो सवाल वो सिर्फ उसी तरीके से पूछा जाता है, उसको 10 अलग तरीकों से और पूछा जाता है। आप एक बार बेवकूफ़ बना दोगे या एक बार प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स दे दोगे, पर वो इतने अलग अलग तरीकों से पूछते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि आप कहाँ हो, कौन सा रिस्पॉन्स ट्यूटर्ड है और कौन सा रिस्पॉन्स असली है। ठीक है। तो खैर कमिंग बैक, तो मुझे नहीं पता था मैं कैसे उसको हैंडल करूं। मैं डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि फेलियर के बाद जो सबसे पहली चीज़, बड़ी आम सी चीज़ होती है, वो होती है क्वेश्चनिंग योर एबिलिटी। शक करते हैं हम खुद पर, डाउट आ जाता है एक। वो डाउट मेरे अंदर इतना बैठ गया कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, और अनफॉर्चुनेटली उस डिप्रेशन का इलाज मैंने शराब में ढूंढा। तो अब 20 साल की उम्र में हमने शराब पीनी शुरू कर दी। उस एसएसबी के बाद हमने 7 और एसएसबी दी, तो टोटल हम 8 बार एसएसबी से रिजेक्ट हुए। ओके। और हर एक एसएसबी और दूसरे एसएसबी का ड्यूरेशन कितने गैप पर होता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम तो 2 बार होता है, उससे आप 3 या 4 एसएसबी अटेंड कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कई एंट्री स्कीम्स निकलती हैं फौज में एज एन ऑफिसर। तो मेरे से मैं जितनी में कोशिश कर सकता था मैंने सब में करी, जैसे कि ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरफोर्स में, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है। एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आपको मैथ्स और फिजिक्स साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, बट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यू कैन बी एनी ग्रेजुएट। फिर नेवी में भी कुछ इसी तरह ऑफिसर्स की वो निकलती है। तो मतलब बेसिकली अब ये हो गया था कि पागल हो गए थे कि फौज में जाना है, जो ओपनिंग मिले वहाँ अप्लाई करो, एसएसबी देने जाओ, किसी भी तरह के फौज, किसी भी तरह से जाओ। तो 8 एसएसबी, हर एसएसबी के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन, और ज़्यादा शराब। मतलब लोग अल्कोहलिज्म की बात करते हैं और अपनी शराब की स्टोरी बताते हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं भाई, क्या बता रहे हो तुम? अल्कोहलिज्म क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। कि आदमी रात में पीते वक्त ये सोच के पी रहा है कि इतनी छोड़ दें ताकि सुबह उठें तो कम से कम बची हुई मिले ठेका खुलने से पहले। ओके। आप सफ़र कर रहे हो तो सामान नहीं देख रहे हो क्या रखना है, आप ये देख रहे हो बोतल रख लें ठीक से। अच्छा। और ये कितने साल तक चला ये सफर? 6 साल तक। 6 साल तक लगातार शराब में डूबे हुए। और उस बीच में कैट भी दिया, बीएचयू में एडमिशन हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करने लगे। वही ना, मती मारी जाती है, पर्दे पड़ जाते हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें दिखती नहीं है। जो कहते हैं कि वन अपॉर्चुनिटी और वन डोर क्लोजेस, मल्टीपल डोर्स एंड विंडोज ओपन, दैट्स अ फैक्ट, ये सच है। लेकिन उन दरवाज़ों को देखने के लिए आपका दिमाग जो है वो खुला हुआ होना चाहिए। पर मेरे पे तो पर्दा पड़ा हुआ था। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, एक जगह नहीं हुआ पर ये दूसरी चीज़ ठीक से कर लो। मैंने ठीक से नहीं तैयारी करी, फिर भी कैट में 93 परसेंटाइल आए, फिर भी बीएचयू में एडमिशन मिल गया। इसका मतलब था कि मैं अगर पोटेंशियल पे काम करता, अगर नेगेटिव ना होता तो शायद और अच्छा कर लेता। तो लाइफ में एक ही चीज़ अवॉइड करने की होती है, वो है नेगेटिविटी, क्योंकि वो एक चीज़ ना इतने सारे दरवाजे बंद कर देती है
कि बाद में सिर्फ पश्चाताप के और कुछ नहीं। मैं इसका जीवंत उदाहरण हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि आज मेरे पास पश्चाताप नहीं है, मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि उन 6 साल के बाद एक बहुत बड़े हादसे से गुजरने के बाद मेरी बुद्धि खुल गई। वो हादसा क्या था? वही देखिए, आप तो बिहार से हैं, तो वो मुहावरे और कहावतें आप समझते होंगे। अति की भली न बोलनी, अति की भली न चूप, अति की भली न बरसनी, अति की भली न धूप। तो अति किसी चीज़ की खराब है। इतनी शराब जब आप पियेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। मेरे पैंक्रियास फट गए। ओके। पैंक्रियास फट, उस बीमारी को कहते हैं सिवियर पैंक्रेटाइटिस। मुझे जो हुआ था वो था सिवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस विद रीनल फेलियर। पैंक्रियास फट गए, ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए, बचने के चांस 15%, अस्पताल में एडमिट, 35 दिन इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में रहे, 5 बार डायलिसिस हुआ। लेकिन ईश्वरीय हाथ, ऑर्गन्स उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। उसमें सिर्फ आपको डॉक्टर लाइफ सपोर्ट पे रखता है और मेडिसिन ये दी जाती है कि इन्फेक्शन ना हो। ओके। क्योंकि इम्यून सिस्टम ज़ीरो हो जाता है। एक इलाज ये हो सकता है कि पैंक्रियास जब फटता है तो पैंक्रियाटिक जूस जो है, जिसका काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करना, वो पेट में आ जाता है। तो फिर वो आपके ऑर्गन्स को खाने लगता है। ऑर्गन्स चले जाते हैं शॉक में। मेरे किडनी और लिवर शॉक में चले गए और उसकी वजह से लंग्स में पानी भरने लगा। 85% लोगों के ऑर्गन्स रिकवर नहीं करते। 20-22 दिन बाद मेरे ऑर्गन्स रिकवर करने लगे। अच्छा। लेकिन वो 20-22 दिन टोटल 35 दिन बहुत भारी थे। उन 20-22 दिनों में एक दिन निमोनिया अटैक हो गया, और वो ऐसी बीमारी में छोटा सा जुकाम भी जानलेवा होता है। मुझे तो निमोनिया हो गया। मैं उस रात मैंने मौत को यहाँ से एकदम नज़दीक देखा है। सांस नहीं आ रही है। एक पॉइंट के बाद ना आप घबराने लग जाते हो। नहीं आ रही है, मास्क, ऑक्सीजन मास्क लगाया फुल पे है, नहीं आ रही है। मतलब मेरे शब्द थे, मम्मी अब खत्म, अब सब खत्म। तो ईश्वरीय हाथ था भगवान की। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर आया हूँ, उसने एक दिन पहले ही 2 दिन पहले उन्होंने कहा था डॉक्टर्स ने कि इसको वेंटिलेटर पे डाल दीजिए। पर मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स थे, उन्होंने मना किया कि नहीं, वेंटिलेटर पे जाके वापस नहीं आते हैं लोग, चलने देते हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही बहुत बुरा, इससे बुरा क्या हो। तो वो वैसे ही थे कि भाई हम तो कहा था। 3.5-4 मिनट मौत का तांडव देखा है मैंने। मतलब जो मैं भी IIT गुवाहाटी गया था, मैंने वही बात कही कि वहाँ पर IITs में बहुत सुसाइड हो रहे हैं और बड़ी सारी बातें आती हैं मौत को लेकर कि जब मौत आती है तो फ्लैश की तरह लाइफ सामने से गुजरती है, ये होता है घंटा कुछ नहीं होता। एक होता है खौफ, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो आपको बाद में बताऊंगा। एकदम मतलब आप बौखला जाते हो और सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है रिग्रेट। हाय मैंने क्या कर दिया। मैं लकी था कि धीरे धीरे सांस वापस आने लगी। लेकिन इन 3.5-4 मिनट में यहाँ पे जो CVP लगा हुआ था वो निकल गया है, खून हो गया। और मौत के खौफ ने, और मैं कैमरे में देख के कहना चाहूँगा कि मौत के खौफ में, मतलब मौत में कोई ग्लैमर नहीं है, सिर्फ खौफ है। और उस खौफ में जानते हैं मुझे क्या हुआ? सूसू और पॉटी बिना मेरे कंट्रोल के, मैं चाह के भी रोक नहीं पा रहा था। ये हालत होती है। ये होता है जब आप मौत को एकदम साक्षात देखते हो। लेकिन ऊपर वाले का हाथ था, बच गए। उस दिन बच गए। उसके 4-5 दिन बाद किडनी के पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एक होता है क्रेटिनिन लेवल। मेरा क्रेटिनिन लेवल चला गया 8.5। नॉर्मल होता है 1.5 के ऊपर इन्फेक्शन 3 तक में होता है कि 2 किडनी काम नहीं कर रही है। मेरे 8.5 में काम ही नहीं कर रही। 6.5, 5, 4, 3 नॉर्मल। 10 दिन के प्रोसेस में 6 महीने और लगे उसके बाद नॉर्मल होने में शरीर को। लेकिन उस दौरान अस्पताल में ही एक फेज़ आया जब डॉक्टर ने कहा इनको चलाइए, ठीक हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मुझे खिड़की पे ले जाया गया। मैंने पहली बार सनलाइट देखी और वो सनलाइट मेरे लिए डिवाइन थी। मैंने कहा ये भगवान मैं क्या कर रहा था लाइफ में, सब तो ठीक ही है यार। लाइफ की सही इंपॉर्टेंस उस टाइम पता चली। उस दिन समझ में आया कि वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ आवर ओन थॉट प्रोसेस। मैं
अपनी कुबुद्धि का शिकार था। कुछ भी बुरा नहीं हो रहा था, एक चीज नहीं हुई तो क्या हुआ भैया। उस दिन मेरी समझ में आया कि सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट नॉट टू बी। ठीक है, कुछ चीजें ना होने के ना लिए होने के लिए होती हैं, नहीं है तो नहीं है, उसके लिए क्या है तौबा करना भाई। आपका काम प्रयास आपने कर लिया, एक पॉइंट के बाद सारे प्रयास करके नहीं हुआ तो ठीक है, लेट गो, वो बहुत ज़रूरी है। गिविंग अप और लेट गो में फ़र्क है। तो गिविंग अप तो किया ही नहीं हमने, 7-8 बार SSB दे ली, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको सलाम, वो शायद वो ज़िंदगी मेरे लिए नहीं थी, वो दिलरुबा वो महबूबा मेरे लिए नहीं थी, तो ठीक है। कुछ इश्क नहीं होते हैं मुकम्मल तो नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, उनको लेट गो करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। वो गिविंग अप नहीं है, वो नहीं है। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मज़ा देती है ना। और फिर ज़िंदगी बोरिंग भी हो जाती है अगर सब मिल गया तो। सब मिल गया तो। अच्छा, दूसरा, आज बच्चन साहब की उस पंक्ति की बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आती है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज़्यादा तो अच्छा, और भी अच्छा। हमारे मन का नहीं हुआ तो हम पॉडकास्ट में बैठे हैं आपके साथ, जगह जगह पॉडकास्ट में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं बात करने, एक बार कहीं किसी भी मंच पे खड़े होके दोपहर 12 बजे बोल देते हैं तो तालियां मिल जाती हैं, तो अच्छा है। ये साइड अपना एक्सप्लोर कर लिया मैंने कि आज अभिनेता भी बन गए। जिन लोगों को साक्षात स्क्रीन पर देखा है उनके साथ काम कर रहे हैं, तो अच्छा हुआ मन का नहीं हुआ। तो क्या होता है कि हम कई बार ना बड़ी पिक्चर मिस कर देते हैं बेवकूफ़ी में, और यही हो रहा है आसपास हम लोगों के बहुत ज़्यादा। बच्चे जो है इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर जिद पे आ गए हैं कि वो ये मिस कर दे रहे हैं कि दुनिया इसके आगे बहुत बड़ी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अभी मैंने सुनी, बड़ा रिलेटेबल। व्हील बैरो होता है जो वो फैक्ट्रियों में यूज़ होता है, एक पहिए का होता है, ऐसे उठाकर उस पर सीमेंट रख के लोग लेके जाते हैं, मजदूर वगैरह। तो एक फैक्ट्री में एक आदमी व्हील बैरो पे एक इतना बड़ा बॉक्स लेके निकलता है। एक दिन सिक्योरिटी वाला कहता है इसमें क्या बॉक्स में दिखाओ, तो कहता कुछ नहीं, बुरादा है जो फर्श पे पड़ा रहता है, झाड़ के ले जाता हूँ मैं, आग जलाने के काम आता है। अच्छा ठीक है जाओ। उसको नहीं लगता 3 दिन 4 दिन 5 दिन हर रोज़ यही होता है, तो सिक्योरिटी वाले को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो एक दिन बुलाता है, बोले सुनो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम ये बताओ चुरा क्या रहे हो, कुछ तो तुम चुरा रहे हो। तो बोलता है मैं व्हील बैरो चुरा रहा हूँ। हर दिन एक व्हील बैरो लेके चला जाता था, और सिक्योरिटी वाला सोचता था कि ये डब्बे में कुछ है, वो फोकस करता था डब्बे में रोज बुरादा ही निकलता था। वो बड़ी पिक्चर उसने मिस कर दी कि भाई ये तो व्हील बैरो भी तो चोरी हो सकता है, और वो रोज एक व्हील बैरो चुरा रहा था। लाइफ में यही हो रहा है, हम छोटी चीज पे इतना फोकस कर देते हैं कि हम ये मिस कर देते हैं कि आसपास बहुत बड़ा है, मतलब जिंदगी बहुत बड़ी है। इट इज बिगर देन वन थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन, और उसके चक्कर में हम बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं कि यानी हमको चाहिए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उस बड़ी पिक्चर को देख लो। तो वो मैंने मिस करी, लेकिन उस हादसे ने मुझे वापस ट्रैक पर ला दिया। ऐसा नहीं है कि जब मेरी बुद्धि खुल गई अगले दिन से सब बड़ी गाड़ी आ गई, वो घर आ गया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। लाइफ एकदम नॉर्मल वैसे ही चलती रही, उतनी असफलताएं मिली, लेकिन बस पर्सपेक्टिव बदल गया। आज जिस प्रोफेशन में है, वॉइसिंग और एक्टिंग में तो ख़ास तौर पर हफ्ते में 1-2 ऑडिशन होते ही होते हैं, जहाँ पर 100 से ऊपर ऑडिशन दिए हैं। टोटल कितना काम किया है, कुछ 7-8 शो किए हैं, 2 फिल्में करी हैं, तो मतलब बाकी 90 जगह तो रिजेक्ट हुए। पर अब वो समझ आ गई है कि वो रिजेक्शन नहीं है, आई डू नॉट फिट द बिल। ट्रू। सागर का कैरेक्टर अगर मुझे करना है तो शायद फिजिकली मैं सागर जैसा नहीं दिखता हूँ। ऑडिशन तो लिया उन्होंने, पर उनको देख के समझ में नहीं है ये सागर जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर इट डजंट मीन दैट इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन माई एबिलिटी। वो समझ उतनी ठोकर खा के आई। जॉन एलिया साहब की एक लाइन है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में वो हादसा हुआ, आई लर्न माई लेसन्स, और इसीलिए मैं बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स तो नहीं मैं कहूँगा, पर मैं कई जगह जाके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, लाइफ लेसन्स। इसीलिए कि जो हादसा से मैं गुजरा हूँ, अगर उससे आप कुछ सीख पाओ,
सीख लो। अभी आपने आईआईटी का जिक्र करा जी, और इन दोनों केसेस और ज़्यादा आ रहे हैं सुसाइड्स वगैरह के। जी 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 बिल्कुल। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ के पीछे स्टिक हो जाते हैं, क्या इसमें टीचर्स या ट्रेनर्स का भी मुझे लगता है शायद रोल होता है, जो कि ये सिखाया जाता है कि निकालना ही निकालना है, इसके बिना ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। इस तरह की होती है ट्रेनिंग। मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समाज का एक जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा है, एक पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी कहीं ये बात कही भी थी कि ये जो हमको भ्रमित किया जाता है बच्चों को कि बेटा ये कर लो फिर लाइफ सेट है, बेटा ये कर लो फिर लाइफ सेट है, बेटा आईआईटी निकाल लो फिर लाइफ सेट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि वहाँ तक पढ़ लो, उसके बाद आराम ही आराम है। जबकि हकीकत ये है कि स्टूडेंट लाइफ से ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ कुछ नहीं है। एंड आई से दैट विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है। आप अगर उसको एंजॉय करके करेंगे तो आप निकल जाएंगे, फिर आप पहुंचेंगे ज़िंदगी के एग्जाम में, वहाँ सिलेबस डिफाइंड नहीं है। सिलेबस ही नहीं है कोई। रोज़ एक नई गूगली आएगी आपके पास, पर आपको तो ये बताएगा कि लाइफ सेट है, और सडनली आप पहुंचे, आप कह रहे हैं लाइफ तो सेट है ही नहीं, यहाँ तो रोज़ का स्ट्रगल है। रोज़ ऑफिस जाओ, रोज़ कुछ टारगेट को लेकर बजाई जा रही है, कभी किसी चीज़ को लेकर बजाई जा रही है, कभी ये बताया जा रहा है कि तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और ये तब हो रहा है जब हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट क्लियर करके आए हैं, इतनी पढ़ाई करके आए हैं। तो एक ये जो हम ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को ये कह के कि लाइफ सेट है, वो चेंज करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि लाइफ अभी सेट है, स्टूडेंट लाइफ जो है वो सेट है, पढ़ लो, अच्छे से नॉलेज गेन कर लो, क्योंकि आगे जो है बहुत बड़ा एग्जाम है और वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, और ये उसकी बड़ी अच्छी तैयारी है। यहाँ जितनी अच्छी तैयारी कर लोगे वहाँ उस एग्ज़ाम को तुम आराम से पास कर पाओगे। तो स्कॉलर्स बनाएं पर पर्सनालिटीज़ भी बनाएं। हम स्कॉलर्स बना रहे हैं, हम पर्सनालिटीज़ नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जब हम पर्सनालिटीज़ बनाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, हम उसको कितना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं। ये एक बदलाव लाना बड़ा ज़रूरी है हमारे ओवरऑल सोसाइटल माइंडसेट। मैंने कुछ आईआईटी यूपीएससी के टीचर्स को ये कहते भी सुना है कि आईएएस अगर बन गए तो इससे अच्छा ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आईआईटी निकाल लिया तो फिर इससे कुछ नहीं है। ये कहना भी मुझे लगता है गलत है। इससे अच्छी चीज़ें पूरी ज़िंदगी में क्या हो सकता है हमें नहीं पता है। फिर मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ। मैं फ़ौजी हो जाता, शायद मैं खुश रहता, पर मैं जो आज कर रहा हूँ कभी पता ही नहीं चलता मुझे। राइट। एक बहुत अच्छा कोट है, मैं भूल रहा हूँ किसने कहा था, बहुत फेमस राइटर ने कहा है भाई कि इफ़ यू बिकम व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ, देन यू बिकमिंग दैट इज योर पनिशमेंट। मतलब आपने सोचा बचपन से ही मुझे ये करना है, और फिर आपने मेहनत कर कुरा के वहाँ पहुँच गए, कर लिया, और फिर आप वहाँ पर अटक गए। आपने कहा अब आप आई हैव अराइव्ड, अब मैं यही करूँगा, इसी में ख़त्म हो जाऊँगा। तो आपने क्या किया? आपने मेहनत तो करी एक समय तक, उसके बाद जो संभावनाओं के साल थे वो आपने ख़त्म कर दिए अपने सामने से कि अब मैं आई हैव अराइव्ड, नाउ आई विल नॉट एक्सप्लोर एनी अपॉर्चुनिटीज़, आई विल नॉट एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटीज़। आप क्या कुछ नहीं बन सकते थे। चेतन भगत अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर खुश रहते तो शायद चेतन भगत नहीं बनते। राइट। हिंदुस्तान के मतलब विकास स्वरूप जी को उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। स्लम डॉग मिलियनेयर इतनी बड़ी फिल्म किसकी किताब पे बेस्ड थी? विकास स्वरूप। विकास स्वरूप साहब क्या थे? विकास स्वरूप साहब IFS थे, फॉरेन सर्विसेज में थे, बढ़िया एम्बेसडर थे, कौंसल जनरल रहे होंगे जिस समय किताब लिखी होगी उन्होंने, बढ़िया चार्म लाइफ जी रहे थे। नहीं करते एक्सप्लोर अपने अंदर के राइटर को, तो क्या हो जाता? किया उन्होंने, एक्सप्लोर किया तो कहाँ पहुँच गए। तो लाइफ इज़, मुझे लगता है, इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ कभी सेट नहीं होगी, कभी सेट नहीं होगी। और जिस दिन सेट होने लगे उस दिन कुछ ऐसा करो कि वो उस सेट होने से अनसेट हो जाए, तभी कुछ निकलेगा। वंडरफुल। और वो शराब की जर्नी छूटने से लेकर के बिग बॉस तक पहुंचने का सफ़र क्या? बिग बॉस में कैसे पहुंचे? अस्पताल पहुंचे, अस्पताल से फिर फाइनली किसी तरह थैंकफुली निकल गए। 6 महीने हो गए,
सरकारी नौकरी लग गई। इंपोर्ट फाइनेंसिंग फर्म थी, MSTC, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में। तो सरकारी नौकरी कानपुर के लौंडे की लग गई, अब खत्म, लाइफ सेट, समाज में वाहवाही। थैंकफुली हमने इस तरह से नहीं सोचा। वहाँ से बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ। बॉम्बे में किसी पहुँचे तो बॉम्बे में किसी ने कहा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। मैंने कहा नहीं, मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। बोले अरे भैया, गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है? तो उन्होंने ये दुनिया दिखाई, और ये दुनिया देखी तो 29 साल की उम्र में हमें लगा ये है मुझे जो करना है। तो देखिए, एक पॉसिबिलिटी आई, मैंने उसको एक्सप्लोर किया। हम बड़े होने के साथ साथ ना ये बंद कर देते हैं एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जर्नी टू एक्सप्लोरेशन शुड कंटिन्यू ऑलवेज। ये मैंने अपने अनुभव से सीखा है। मैंने वो एक्सप्लोर किया, 3 साल उस पर मेहनत करी। 2009 में नौकरी छोड़ दी और वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया। डांस इंडिया डांस सीजन 1 मेरा पहला शो था एज वॉइस आर्टिस्ट। अच्छा, ओके। वो करते हुए 1 साल हुए, वॉइसिंग करते हुए। 2010 में वो एंडमॉल से एक आया कि ऑडिशन के लिए बुलाया उन्होंने, हम दूसरी आवाज़ ढूंढ रहे हैं, आप ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन दिया, हो गया। तो 2010 से मैं इस शो की दूसरी आवाज़ बन गया, द नरेटर ऑफ बिग बॉस। एक नॉर्मल, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ उन लोगों के लिए जो शायद इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाया जा सकता है? मतलब पहला वाला आपसे पूछूंगा, बाद वाला नहीं। पहला जब डांस इंडिया डांस में आपको मौका मिला तो उस वक्त क्या फीस होती थी? बहुत ही कम, 6,000 रुपये पर एपिसोड। और ये कौन सा साल था? ये साल है 2009। अच्छा, ठीक है। हफ्ते के 3 एपिसोड, 18,000, 4 हफ्ते तो 18×72। और अभी तो खैर वो नंबर काफ़ी बड़ा होगा। तो पैसे जो है ना, कितने कमाए जा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हर बार जब मैं माइक के सामने होता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हर बार जब मुझे पता चलता है कि कल वो स्टूडियो में जाकर उस डायरेक्टर के साथ रिकॉर्डिंग है, तो मुझे लगता है कब सुबह और कब मैं पहुँचूँ। ये सफलता है। सक्सेस इज़ नॉट द मनी दैट इज़ बीइंग अर्नड। हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे सेटअप में है जहाँ पर सक्सेस इज़ इवेल्युएटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट दैट यू आर अर्निंग। राइट। इट इज़ नॉट। मतलब यू कैन क्वान्टिफाई इट। लग्जरीज या कंफर्ट ज़रूरी हैं लाइफ में, और आप जब एंजॉय करोगे तो पैसा भी आता है। पर सक्सेस ये है कि वो कर रहे हैं जो करने का मन था, और उसमें निरंतर कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सफलता है। क्या कभी ऐसा मोमेंट भी आया है जब आप डांस इंडिया डांस कर चुके, बिग बॉस कर चुके, और जब आप देखते हो कि जो लोग टीवी पर या सिनेमा में दिखते हैं उनका रिकग्निशन ज़्यादा होता है, आपको कभी ऐसा फील हुआ होगा आपने इतने सारे आवाज़ दे दिए लेकिन लोग नहीं पहचान रहे आपको बाय फेस? मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आया ही नहीं था कि मुझे लोग पहचाने। ठीक है। ये अवेयरनेस शुरू से थी कि वॉइस आर्टिस्ट, वॉइसिंग इज़ नॉट अ ग्लैमरस जॉब वेयर यू गेट रिकग्नाइज। आपके पीछे लोग भाग रहे हैं। वॉइसिंग में आने के कारण ये था कि वो सडनली मुझे लगा ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, मुझे करना चाहिए। ठीक है। तो ये कभी लगा ही नहीं, और शायद लगता उससे पहले ही रिकग्निशन मिलने लगा। लोग पहचानने लगे। सोशल मीडिया में जब ये आने लगा कि मैं नरेटर हूँ शो का, तो लोग पहचानने लगे। यहाँ से लेकर कहाँ कहाँ तक। मैं अभी 2 साल पहले लंदन में था, वहाँ लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। मॉरिशस में लोगों ने पहचाना। तो इससे पहले कि कभी ये शायद एहसास होता भी, मिल गई रिकग्निशन। आपसे बात करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी तो है ही आपके अंदर, बहुत शांत हो आप, बहुत पीस है आपके अंदर, मतलब हड़बड़ाहट नहीं है लाइफ को लेकर के, कहीं पहुंचना है कहीं जाना है। ये ऐसा है क्या? मैं सही समझ पा रहा हूँ? एक तो मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो सब छुपा लेता हूँ। ओके। लेकिन देखिए, तूफान होते हैं, सबके अंदर होते हैं, लेकिन ज़रूरी है ये समझना कि उनको कैसे शांत रखा जाए। क्योंकि वो तूफान या तो आपको ख़राब कर सकते हैं, डेस्परेट कर सकते हैं, या आपको पॉजिटिवली कहीं पहुंचा नई दिशा में लेके जा सकते हैं कि मेरे अंदर बहुत भूख है, कुछ नया करें, कुछ नया करें, कुछ नया करें, कुछ और, कुछ और, कुछ और। तो मैं बहुत एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ओके। और वो शांति इसी बात से आती है कि एक्सप्लोर करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है, कुछ पुराना छूटता रहता है। और क्योंकि एक्सप्लोर करते रहते हैं इसलिए पुराना छूटने का गम भी कम होता है। अभी पॉडकास्ट शुरू होने के पहले हम प्रोसेस पे बात कर रहे थे, गीता का श्लोक पर भी आप बात कर रहे थे। जी जी। तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल आपने इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करा हुआ है कि यू फोकस ऑन प्रोसेस ओनली। प्रोसेस कर्म। प्रोसेस इज द की। कर्म मैंने बहुत
सफ़र करने के बाद ये सीखा है कि रिज़ल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, और रिज़ल्ट, अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे तो आपके एफर्ट पे असर पड़ेगा। डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया आपने, गोल डिसाइड कर लिया है, उसके बाद उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद ये तय करना ज़रूरी है कि यहाँ तक का मैंने ये तय किया, मुझे यहाँ पहुँचना है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मुझे बस ये तय करना है कि ये रास्ता कौन सा चुनना है मुझे, उस रास्ते पर कैसे चलना है मुझे। उससे दो चीज़ें होंगी, पहली बात तो हड़बड़ाहट नहीं आएगी, डेस्परेशन नहीं आएगा, एंग्जाइटी नहीं आएगी। दूसरा, ये अवेयरनेस हमेशा रहेगी कि अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचा तो मैं यहाँ कहीं भी जहाँ तक भी पहुँचूँगा वो मेरा सफ़र होगा, और वो सफ़र मुझे क्या देकर जाएगा? अनुभव। वो मेरी कमाई होगी। क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसीलिए प्रोसेस पे फोकस करना इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। ओके। आप अपने ऊपर एहसान करते हैं, लेकिन हर चीज़ समय लेती है। ये समझ आने में समय लगता है। मुझे एक हादसा और ज़िंदगी के तकरीबन प्रोफेशनल 12-15 साल लगे ये समझने में। मेरी बातें सुनकर अगर लोग उस टाइम फ्रेम को थोड़ा कम कर पाएँ तो अच्छा है, अगर हादसे से ना गुजरें तो अच्छा है। लेकिन अगर हादसा हो गया तो शायद ज़्यादा अच्छा है। सीखना ज़रूरी है। ये ना हो कि हादसा हो गया फिर आप और बिटर हो गए। राइट, है ना। ये भी होता है ना कि आदमी हादसा हो जाता है, आदमी बिटर हो जाता है, मेरे साथ ही क्यों। मैंने भी कहीं देखा था, बड़ी अच्छी बात थी कि सैडनेस, दुख के 5 स्टेजेस होते हैं। एक होता है डिनायल, फिर होता है सैडनेस आती है, 4th स्टेज है डिप्रेशन, 5th स्टेज है एक्सेप्टेंस। जनरली लोग 4th स्टेज पे टूट जाते हैं, और मुझे लगता है फेलियर और सैडनेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो पहला तो यही होता है कि मेरे साथ क्यों, वाई मी। फिर उसके बाद आता है कि मैं एग्जैक्ट क्रम भूल रहा हूँ, एक स्टेज, तीसरी स्टेज ये आती है कि आप भगवान से वो मांडवाली करने लगते हो, कोसने लग जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हो या कोसने लगते हो। जैसे मैं भी कोसने लगा था। मैंने तो बहुत बुरे काम किए उस फेज में। चौथा स्टेज होता है डिप्रेशन का। वहीं पर लोगों की जर्नी खत्म हो जाती है। जब वो स्टेज से निकलते हैं तब एक्सेप्टेंस आ जाता है। मैं सबसे निकल के आ गया, थैंकफुली एक्सेप्टेंस आ गया। लेकिन अब मैं डिप्रेशन तक पहुंचता भी हूं अगर, तो थोड़ा एक्सपीरियंस करता हूं उसको। मैं ये नहीं कहता हूं कि इतने आप काम हो जाइए और इतने साधु संत हो जाइए कि उन सबसे गुजरिए ही मत। सीधे एक्सेप्ट कर लीजिए कि सब ऊपर प्रारब्ध है। नहीं, कर लीजिए एक्सपीरियंस, रो लीजिए, गुस्सा भी हो लीजिए, निकाल भी लीजिए उसको, लेकिन कितने समय के लिए वो पहले से डिसाइड रखिए। आज एक दिन मैं पूरा इसी में गुजारूंगा, लेकिन वो जब एक दिन बीत जाए उसके बाद फिर उसके बारे में मत सोचिए, उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। ये भी एक तरीका होता है डील करने का। एक तरीका होता है कि स्पिरिचुअल हो जाइए, कहिए कि अरे सब ऊपर सब लिखा हुआ है, प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक होता है कि ये बात ध्यान में रखिए, पर साथ ही साथ उसको एक्सपीरियंस भी, दुख है एक्सपीरियंस, गुस्सा है एक्सपीरियंस, निकालिए। बादलों की तरह, जैसे बादल हैं बरस रहे हैं, भीग जाइए, पर भीग के बैठे मत रहिए कि और भीग, मतलब फिर जुकाम खांसी सब हो जाएगा। भीगने के बाद जाइए, सुखाइए अपने आप को, कपड़े बदलिए और फिर चल पड़िए सफर पे, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाइए। क्योंकि जितना आप अवॉइड करेंगे वो गुबार बनता जाएगा, फिर वो फट भी सकता है। थोड़ा सा बिग बॉस के बारे में बात करो आपसे जी। जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो क्या चैलेंज रहता है? क्या कुछ खराब ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, या कोई चैलेंज? बहुत समय हो गया है, पता है फॉर्मेट क्या है, किस तरह से मुझसे उम्मीद की जाती है कि किस तरह से मैं बोलूँगा, तो उस तरह से बोल देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, कई बार होता है कि चीज़ें वापस आती हैं, फीडबैक आता है कि नहीं ये नहीं, इसको इस तरह से करके बताओ। और कई बार ऐसा होता है कि 3-4 बार कि नहीं ये कुछ अलग है, इसको हम चाहते हैं तुम इस तरह से करो। तो वॉइस ओवर बाद में देते हैं क्या, शूट होने के बाद? क्योंकि कैमरा तो 24 घंटे चल रहा होता है। कैमरा 24 घंटे चल रहा है। जो आज
24 घंटे की फुटेज है, वो कल एडिट होके कल टेलीकास्ट होगी। अच्छा, कल एडिट होगी वो, जी, और उसी में आपका वॉइस ओवर जाएगा। तो वो जब एडिट हो रही है तब वॉइस ओवर उसमें डिसाइड हो रहा है कहाँ कहाँ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ कुछ अलग तरीके से बोलते हैं तो मुझे फीड बोला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वो ब्रीफ नहीं पकड़ पाता हूँ, या जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया उस तरह से नहीं डिलीवरी हो पाती है, तो वापस आता है, फिर करके भेजते हैं, फिर लगता है नहीं, इसको जो हमने कहा था उस तरह से नहीं आया है। कभी कभी प्रेशर भी आता है कि अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर अब क्योंकि इतने साल हो गए तो मैं फिर सीधे फ़ोन करता हूँ, क्या चीज़ रह गई है। कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए क्रिएटिव हेड हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और 2 प्रोड्यूसर और हैं, दूसरे प्रोड्यूसर के ज़रिए मेरे तक मैसेज आ रहा है, फिर पहले प्रोड्यूसर के ज़रिए मेरे तक मैसेज आ रहा है, पर नहीं, वो बात नहीं बन रही है, तो फिर मैं सीधे क्रिएटिव टीम को फ़ोन करूँगी, मुझे बताओ, तो फिर मुझे बताया जाता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गेट्स अ लिटिल ऑल्टर्ड व्हेन इट ट्रैवल्स थ्रू पीपल। किसी ने कुछ और बोला, पहुंचा कुछ और, शायद थोड़ा बहुत 19-20 भी होता है तो ब्रीफ चेंज हो जाती है कई बार। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इतने साल हो गए तो मुझे पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको कैसे सुधारा जाए, और अगर नहीं पता चल पा रहा है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो कम से कम वो रास्ता उपलब्ध है मेरे सामने कि मैं सीधे फ़ोन करके पूछ सकूं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और फिर उस पर सुधार कर सकूं। ये 24 घंटे का शूट होता है जी, और उसमें 40-45 मिनट टीवी पे दिखाना होता है। जी हाँ जी। तो ये सिलेक्शन, हालांकि मुझे लगता है ये आपका जॉब नहीं होगा, लेकिन कुछ आइडिया हो, वो सिलेक्शन करने का क्या क्राइटेरिया होता होगा कि 45 मिनट, कौन से 45 मिनट निकालने हैं मुझे? बहुत बड़ी टीम है, वो कई लेयर्स से वो गुजर के आती है, तो 45 मिनट के लिए 2 घंटे की फुटेज करीब शॉर्टलिस्ट करके भेजी जाती है। ओके, फर्स्ट लेवल 2 घंटा। हाँ, फिर उसके बाद जो मेन टीम है वो बैठ के देखती है उसमें से कि भाई जो कि एक एपिसोड ऐसा बने कि एक माला की तरह हो, है ना, पूरी एक माला पिरो के, ऐसा ना हो कि कहीं से बिखरी हुई लगे, कि कहीं भी छूटे तो पूरा सब तार बिखर जाए। तो एक पूरे एक मुकम्मल कहानी की तरह वो एपिसोड बने, उसके लिए एक टीम बैठ के पूरा डिसाइड करती है और उन 45 मिनट को एडिट करके फाइनली वो। क्या ऐसा भी होता है कि कंट्रोवर्सी को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है? मुझे देखिए थॉट प्रोसेस क्या पीछे चलता है वो मुझे नहीं पता, पर जो उनको लगता है कि दर्शकों का अटेंशन होल्ड कर सकती हैं चीज़ें, वो दिखाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो 2 लोगों के बीच का प्रेम भी हो सकता है, 2 लोगों के बीच की कड़वाहट भी हो सकती है, 2 लोगों के बीच का मजाक भी हो सकता है, कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो वो बड़े गुणी लोग हैं, सालों से ये काम कर रहे हैं, तो उनको पता है तो दोनों के ऑडियंस को क्या चाहिए, और हम लोगों का काम वो नहीं है और हम ना उसमें पढ़ते हैं। तो कई बार आपको लगता है अरे यार क्या हो रहा है, क्या पता लगता है कि भैया वो तो बहुत पसंद किया गया, तो आपको समझ में आता है कि भाई ये काम हमारा नहीं है, ये वही लोग कर रहे हैं जिनको ये काम पता है, तो उनको करने दिया जाए। अभी टीवी के साथ OTT भी आ गया है, तो क्या OTT के आने की वजह से कुछ ज़्यादा मिला है बिग बॉस को? क्या मतलब, मेरा सवाल ये है कि OTT की वजह से ज़्यादा बिजनेस या ज़्यादा व्यूज़ ऐसा कुछ हुआ? इसकी एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऐसा कुछ? इसकी एक लॉयल ऑडियंस है, और मुझे ऐसा पहले मुझे लगता था कि यार ज़्यादा होगा तो पता नहीं, ऐसा होता है ना, फटीग आ जाए, थक जाए दर्शक, पर समझ में आया कि ना भैया बढ़ ही गया, लोगों को और मज़ा आने लगा है। क्योंकि उसका फॉर्मेट सेम है, पर उसमें लोग अलग आते हैं, इसमें लोग अलग आते हैं, सबको देख रहे हैं लोग, और OTT पे जो आ रहा है उसको और ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, तो लोगों को उसका, अच्छा वो दूसरा क्योंकि OTT पे है तो वो हमेशा अवेलेबल है, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी देखते हैं लोग, तो उसके और मज़े ले रहे हैं लोग। क्या इसका रीज़न इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है? इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा अटेंशन गेन कर रहे हैं वो है कंपैरेटिवली उधर टीवी वाले से? नहीं, उसकी अपनी ऑडियंस है, इसकी अपनी ऑडियंस है, और ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है मामला। ओके, पॉपुलैरिटी वाइज सब बराबर है, पर लोगों को दोनों में ही मज़ा आ रहा है, ऑडियंस मिल रही है तभी आ रहे हैं, तभी सीज़न दर सीज़न आ रहा है, और अच्छा ऑडियंस मिल रहा है। और कैमरे कितने होते होंगे इधर? मेरे ख्याल से 100 के ऊपर 123 कैमरे होते होंगे, रिमोट कंट्रोल्ड कुछ होते हैं, कुछ हैंडहेल्ड होते हैं। वहाँ पर घर में अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, लड़ाई वड़ी या फिर कोई हेल्थ चैलेंज, तो ऐसी टीम होती होगी ना आसपास केयर करने के लिए? 24 घंटे एक टीम रहती है। 24 वो कितने लोग होते होंगे?
24 घंटे मुझे लगता है 20-22-25 लोग तो रहते ही रहते। सेट पे तो हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 लोग करीब होंगे। वो कैमरे में नहीं होते, वो कैमरे के बाहर होते हैं? नहीं, कैमरे में तो आपको वही दिखेंगे जो। ओके। उस घर के अंदर उतने ही लोग हैं जितने पार्टिसिपेंट्स। ओके। घर के बाहर ओके। जिनका उस घर से कोई कनेक्शन नहीं है, जो उस घर में न जाते हैं ना किसी तरह का उनका दखल है, वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो सेक्लूडेड, वो आइसोलेटेड रहेंगे, वो उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके। और जो सलमान खान का सेट होता है जी, वो दिखाते हैं तुरंत वहाँ से निकले यहाँ पहुँच गए, तो एक ही सेट का पार्ट है वो तो थोड़ा सा मतलब टाइम कट होता है। हाँ, टाइम कट होता है। वो मुझे लगता है एक ही प्रेमाइस में ही होते हैं, 20-25 मीटर की दूरी पर। ओके, अमेजिंग। आपसे बेसिकली जब मैं पॉडकास्ट करना था तो मुझे लगा बहुत कुछ रियलिटी शो के बारे में बात करूंगा, लेकिन हमारा ज़्यादा पार्ट लाइफ के बारे में बात हुआ, रियलिटी के बारे में गया, रियलिटी लाइफ की रियलिटी के बारे में बात हुआ। ठीक है। अच्छा, आपका ये जो मूंछ में देख रहा हूँ और जो फिजिकल फिटनेस में देख रहा हूँ, ये आर्मी वाला ही अभी भी है। तो क्या कभी गिल्ट रहता है कि? नहीं, ये फिटनेस तो शुरू से ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। शुरू से मैं बहुत स्पोर्ट्स में एक्टिव रहा हमेशा से, तो वही चलता आ रहा है। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा दिन में दे दूँ शरीर को। ओके। तो अभी जब आप एक्टिंग में उतर चुके हैं तो एक्टिंग में कुछ क्या गोल है कि हीरो बनना है, लाइक ऐसा? रियलिटी से आप जितना करीब रहेंगे उतना खुश रहेंगे। तो ये तो पता ही है ना कि अब उम्र निकल गई कि हीरो बनाएगा कोई मुझे। ओके। तो वो एम तो है ही नहीं। एम सिर्फ एक ही है कि जो भी किरदार हो वो अच्छे से हो जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि जब आप अच्छे से करते हैं तो आप दिख जाते हैं, आप नोटिस हो जाते हैं। जो टास्क मिला उसमें 100% देना, बस बिना ये सोचे कि हाय मेरे ऊपर फोकस इतना है या नहीं है, या ये है या वो है ना। काम, मेरी टीम है जो मुझे मैनेज करती है, उनको एक ही इंस्ट्रक्शन है कि अब अगले साल कोशिश ये करनी है कि वॉइसिंग तो हम कर ही लेंगे, आप ये देखिए कि 365 दिन में शूट करूं, 365 दिन में शूट करूं, अलग अलग किरदार करूं, छोटा बड़ा कुछ कोई वो नहीं, किरदार होता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, एक ही लाइन है, आज तक याद है। अच्छे से कर देंगे तो याद रह जाएगी। मज़ा आया मुझे आपसे बात करके ना, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और लाइफ को बहुत डीपली जो आपने जिया है ना, स्पेशली जो मौत वाली बात आपने बताई, ये तजुर्बा हर किसी के पास हो नहीं सकता। नहीं, ना हो अच्छा, ना हो तो अच्छा है। और या फिर हो सकता है जिनके पास होगा वो तजुर्बा देने के लिए बचे नहीं होंगे, शेयर करने के लिए। जी। तो उस वक्त शायद मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गया था, कनेक्ट तो नहीं कहूँगा बट ये कहूँगा कि बहुत शायद मैं फील कर पा रहा था कि ऐसा हो लाइफ में तो बाप रे कितना डरावना होगा वो फेज। गॉड इज ग्रेट, इट्स अ गॉड ग्रेस। थैंक यू वेरी मच विजय जी, बहुत मज़ा आया सब आपसे बात करके। बहुत मज़ा आया, समय का पता ही नहीं चला।